Hello and welcome to this class of real analysis. We are studying sequences. Sequences में हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं जिनमें हमने दी गई सीक्वेंस की लिमिट प्रूव की थी और उस तरीके से हमने ये प्रूव किया था कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट क्यों है। और उसके लिए दो तरीके, जैसा कि हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बाय डेफिनेशन और एक बाय थ्योरम। दो तरीके हमने यूज़ किए थे। बाय डेफिनेशन में तो हम एक एप्सिलॉन लेते हैं और उसके संगत n0 प्राप्त करके बताते हैं कि ये सीक्वेंस की लिमिट ये है। और बाय थ्योरम में हम सीक्वेंस को एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध प्रूव कर देते हैं, या एकदिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध प्रूव कर दें तो वो अभिसारी हो जाती है। ये जो सेकंड पॉइंट है, इस आधार पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल्स किए थे और आज भी हम इसी आधार पर एग्जांपल्स ले रहे हैं। फ़र्क ये होगा, अभी जो पिछले एग्जांपल्स में जो सीक्वेंस थी उसका जो एनवा पद था वो इस तरह का था कि वो एन का ही फंक्शन था, जैसे ये फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन ये था। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस का कोई सा भी पद डायरेक्टली ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि मान लो हमें सीक्वेंस का 7वां पद ज्ञात करना है x7, तो इसमें n बराबर 7 रख दें तो 50/48 ये 7वां पद हो जाएगा। एक तो ये प्रकार होता है, सीक्वेंस जब दी जाती है तो या तो ऐसे दी जाती है। दूसरा जो सीक्वेंस देने का तरीका होता है वो ये होता है कि सीक्वेंस का पहला पद दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल पहला पद 1 है और दूसरा पद ना देकर या डायरेक्टली nवां पद n के पदों में ना देकर क्रमागत पदों में संबंध दे दिया जाता है। जैसे कि अगर हमें ये दे दिया जाए कि xn+1 बराबर 2xn+3/7 फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल एन। सीक्वेंस इस रूप में गिवन है तो इसको समझ लें। इसका मतलब क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म तो दे रखी है और उसके बाद क्रमागत पदों सक्सेसिव टर्म्स में रिलेशन दे रखा है, यानी कि nवां पद पता होने पर n+1वां पद निकाल सकते हैं। यानी कोई सा भी अनुक्रम का पद पता होने पर उसका अगला पद निकाल सकते हैं। तो क्योंकि पहला पता है इसलिए दूसरा निकाल लेंगे, और जब दूसरा पता लग जाएगा तो तीसरा निकाल लेंगे, और तीसरा पता लग जाएगा तो चौथा निकाल लेंगे। इस तरह से ये रिलेशन दे रखा होता है। जैसे इसमें अगर मान रखें n बराबर 1 रख दें तो ये टर्म हो जाएगी x2 बराबर 2x1+3/7 और x1 का मान 1 है तो ये हो जाएगा 5/7। अगर हम अब इससे तीसरा पद निकालें तो n बराबर 2 रख दें तो हो जाएगा x3 बराबर 2x2+3/7 और इसमें x2 की वैल्यू 5/7 रख देंगे तो 2 × 5/7+3/7 एंड सो ऑन। इसी तरह से जब तीसरा पता लग जाएगा तो चौथा निकाल लेंगे, चौथा पता लग जाएगा तो पाँचवा निकाल लेंगे एंड सो ऑन। तो अनुक्रम जो दिया जाता है उसके इन दो प्रकारों में अंतर समझें। यहाँ तो अनुक्रम का कोई सा भी पद डायरेक्ट निकाला जा सकता है। जैसे तीसरा पद निकालना तो सीधा n बराबर 3 रख दें, और इस वाले प्रकार में एक एक करके ही पद ज्ञात किए जा सकते हैं। पहला पता होता है, उसकी सहायता से दूसरा निकाल सकते हैं, फिर दूसरा आ जाने के बाद तीसरा निकाल सकते हैं, तीसरा आ जाने के बाद चौथा निकाल सकते हैं। डायरेक्टली चौथा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अनुक्रम के पद इस तरह से भी दिए जाते हैं। और जब इस तरह से अनुक्रम के पद दिए जाते हैं तो सामान्यतः थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करके एकदिष्ट वर्धमान या एकदिष्ट ह्रासमान या परिबद्धता प्रूव की जाती है। अब गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है? तो गणितीय आगमन सिद्धांत पर हम आए तो ये आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, 12th में भी काम आया था और फर्स्ट ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स में हमने गणितीय आगमन का उपयोग किया था। वो यह है कि कोई परिणाम अगर n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए प्रूव करना हो, जैसे ये होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है, ये एक परिणाम है। और इसको अगर हम सिद्ध करें कि ये बात सही है गणितीय आगमन से, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये संपूर्ण कथन एक तो n बराबर 1 के लिए सही है, ये प्रूव कर दें।
और फिर ये प्रूव कर दें कि जिसके लिए सही है उससे अगले के लिए भी सही होगा। यानी इस परिणाम को n बराबर r के लिए सत्य मान के और फिर n बराबर r+1 के लिए सत्य है प्रूव कर दें। यानी एक तो 1 के लिए सत्य है ये प्रूव कर दें और फिर जिसके लिए भी सत्य हो उससे अगले के लिए भी सत्य होता है ये प्रूव कर दें, तो सिद्ध हो जाता है कि ये परिणाम n के सभी नेचुरल मानों के लिए सही है। इस तरीके को कहते हैं हम गणितीय आगमन सिद्धांत। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम यहाँ पर एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्धता प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ये नई बातें हैं जो पिछले सॉल्व किए गए एग्जाम्पल्स में और आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स में अंतर है। एक तो अनुक्रम का पद कैसे दिया गया, किस रूप में दिया गया, अनुक्रम के सारे पद किस रूप में दिए गए उसमें अंतर है, और एक प्रूव करने के तरीके में अंतर है। फर्स्ट एग्जाम्पल पर आएँ। सिद्ध करो कि अनुक्रम xn 2 को अभिसरित होती है। तो अनुक्रम दे रखा है xn और प्रूव करना है कि वो 2 को अभिसरित होती है, यानी कन्वर्जेंट है और इसकी सीमा 2 है। अब सीक्वेंस xn के पद किस रूप में दिए हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 और उसके बाद क्रमागत पदों में संबंध दे रखा है, यानी किसी भी पद के ज्ञात होने पर उससे अगला पद ज्ञात किया जा सकता है। xn+1 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ xn+2, यानी किसी भी पद में 2 जोड़कर उसका वर्गमूल ले लेंगे तो अगला पद आ जाएगा, ये मतलब है n के सभी मानों के लिए। तो सीक्वेंस इस रूप में दी है, डायरेक्टली n में पद नहीं दे रखा है, एक एक करके ही पद निकाल सकते हैं। पहला पता है उसकी सहायता से दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरे की सहायता से तीसरा निकाल सकते हैं, तीसरे की सहायता से चौथा निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस 2 को कन्वर्ज होती है ये प्रूव करना है। तो हम सॉल्यूशन पर आए। पहला पद 1 दे रखा है और ये रिलेशन दे रखा है, यहाँ से हम दूसरा तीसरा चौथा निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा पद निकाल के बताया है, x2 बराबर हो जाएगा, x2 निकालने के लिए इसमें n बराबर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा √x1+2, और x1 की वैल्यू 1 पता है वो रख देंगे तो ये हो जाएगा √3। यानी पहला पद इस अनुक्रम का 1 है और दूसरा √3 है। दूसरा आने के बाद अगर हम इस अनुक्रम का तीसरा पद ज्ञात करना चाहें तो इसमें n बराबर 2 रख दो तो ये हो जाएगा x3 बराबर √x2+2, ये आ जाएगा। अब इसमें x2 की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की थी √3, वो रख दें तो √3+2 का रूट। तो पहला पद 1 था, दूसरा पद √3 आ गया, तीसरा पद √3+2 हो गया, एंड सो ऑन, चौथा पाँचवा छठा निकाल सकते हैं। इन पदों को सरसरी तौर पर देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि यह अनुक्रम वर्धमान होना चाहिए, क्योंकि पहला पद 1 है और दूसरा पद √3 है जो 1 से बड़ा होता है, और दूसरे पद से ये तीसरा भी बड़ा है। आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकालने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि √3 से ये बड़ा होता है। तो ये अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान दिख रहा है। तो हम इसको प्रूव करेंगे एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध। तो पहले आते हैं वर्धमान पर, और वर्धमान में हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि किसी भी पद से अगला पद बड़ा है। बड़ा है प्रूव हो जाए तो बड़ा है कर दें, और बड़ा या बराबर प्रूव हो जाए तो वो कर दें। तो हमें ये प्रूव करना होगा xn से xn+1 बड़ा है n के हर मान के लिए। ये बात गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से जब हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि xn से xn+1 बड़ा है तो हमें 2 बातें प्रूव करनी है। एक तो ये परिणाम n बराबर 1 के लिए सही है। n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 इज़ लेस देन x2, एक तो ये प्रूव करना है। फिर इस परिणाम को n बराबर r के लिए सत्य मान लें। n की जगह r रखने पर यह परिणाम बनता है xr इज़ लेस देन xr+1, ये सत्य मान लें, और फिर यही परिणाम n बराबर r+1 के लिए सत्य है ये प्रूव करेंगे। तो n की जगह r+1 रखें तो xr+1 इज़ लेस देन xr+2, ये हो जाएगा। यानी इस परिणाम को n के सभी मानों के लिए प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि एक तो ये 1 के लिए सही है और r के लिए सत्य होने पर r+1 के लिए सत्य होता है। तो गणितीय आगमन से सिद्ध हो जाएगा कि ये परिणाम n के सभी मानों के लिए सत्य है। तो उस पर आए। 1 √3 से छोटा होता है, 1 का √3 की वैल्यू 1.7 से अधिक होती है। 1 का मतलब x1 प्रथम पद इस अनुक्रम का, और √3 का मतलब इस अनुक्रम का दूसरा पद। तो 1 √3 से छोटा होता है, इसका मतलब x1 x2 से छोटा है। तो जो परिणाम हम सिद्ध करना चाहते हैं वो n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो गया कि पहले से दूसरा बड़ा है। हालांकि एक बार और दिखा दिया है दूसरे से तीसरा बड़ा है, ये भी हमने और दिखा दिया है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी।
जैसे 3 से √3 + 2 बड़ा होता है, √3 का मान 1.7 के करीब और 2 ये है तो 3.7 के करीब हो जाएगी वैल्यू जो 3 से बड़ी होती है। इसका मतलब दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो इस लेफ्ट हैंड साइड के रूट से राइट हैंड साइड का रूट बड़ा होगा, और ये है दूसरा पद और ये है तीसरा पद। तो पहले से दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, ये दो बातें सिद्ध कर ली। अब मान लें कि R से R+1 बड़ा है, ये मान के चल रहे हैं कि यदि R पद से R+1 पद बड़ा हो तो इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ पहले तो 2 जोड़ दें और फिर दोनों तरफ रूट ले लें, रूट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और इधर रूट ऑफ राइट हैंड साइड। ये क्या बन गया, जो हमें रिलेशन दे रखा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अनुक्रम का R+1 पद हो गया और ये हो गया R+2 पद। तो पहले हमने प्रूव किया कि पहले से दूसरा बड़ा है और फिर R से R+1 बड़ा हो तो R+1 से R+2 बड़ा होता है। अतः गणितीय आगमन से सिद्ध हुआ कि xn से xn+1 बड़ा होगा n के सभी मानों के लिए। यानी इस बात को प्रूव करने के लिए पहले तो इसको n = 1 के लिए प्रूव किया, फिर इस रिलेशन को n = r के लिए मान के चले तो सिद्ध हो गया कि ये रिलेशन n = r+1 के लिए सत्य है। तो गणितीय आगमन से सिद्ध हो गया ये, और इसका मतलब है कि यह अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है, स्पेशली निरंतर वर्धमान है, क्योंकि प्रत्येक पद से अगला पद बड़ा ही है, लेकिन निरंतर वर्धमान भी एकदिष्ट वर्धमान में समाहित होता है। तो ये एकदिष्ट वर्धमान सिद्ध हुई। और एकदिष्ट वर्धमान है तो निम्न परिबद्ध होगा ही, ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, क्योंकि इसमें पहला ही पद सबसे छोटा, उसके बाद पद बढ़ते चले जाएंगे। तो अनुक्रम के सभी पद प्रथम पद से बड़े या बराबर होंगे, इसलिए प्रथम पद ही लोअर बाउंड हो जाता है और अनुक्रम निम्न परिबद्ध हो जाता है। इसके बाद हम आए ऊपरी परिबद्ध प्रूव करने पर। अपर बाउंडेड प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि सभी पद 2 से छोटे हैं, क्योंकि अपर बाउंडेड का मतलब यही होता है कि ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर कोई भी, तो वो कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं हम 2। तो हम प्रूव कर रहे हैं कि सारे पद 2 से छोटे हैं। ये 2 ही क्यों आया वो अंदाज़ा हम लिमिट से लगा सकते हैं। पिछले एग्जांपल्स में भी हम देख चुके हैं कि जब अनुक्रम वर्धमान होता है तो जितनी उसकी सीमा होनी होती है वही उसका अपर बाउंड भी होता है और उच्चक भी होता है। तो 2 को यहाँ पर हम अपर बाउंड सिद्ध कर रहे हैं। तो गणितीय आगमन से सिद्धांत से हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक पद 2 से छोटा है। और इस बात को प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बस इतना कि पहले तो ये परिणाम n = 1 के लिए सत्य है, यानी प्रथम पद 2 से छोटा है, ये सिद्ध कर देंगे। उसके बाद ये परिणाम r के लिए सत्य हो तो r+1 के लिए भी सत्य होगा, यानी अगर xr 2 से छोटा हो तो xr+1 भी 2 से छोटा होगा। ये सिद्ध हो जाए तो गणितीय आगमन से सिद्ध हो जाएगा कि सभी पद 2 से छोटे हैं। तो यहाँ भी गणितीय आगमन का तरीका लगेगा, तो ये सिद्ध करना है। तो पहले तो हम ये देखना है कि 1 2 से छोटा होता है, सब जानते हैं 1 क्या है, इस अनुक्रम का पहला पद x1। तो इसका मतलब प्रथम पद 2 से छोटा है, यानी ये जो परिणाम हम सिद्ध करना चाह रहे हैं गणितीय आगमन से वो n = 1 के लिए सत्य है। उसके बाद r के लिए सत्य मानो, यदि xr 2 से छोटा हो यानी r1 पद 2 से छोटा हो तो अब हम सिद्ध करेंगे कि r+1 भी 2 से छोटा होगा। तो इसके लिए इस rवें पद को r+1 पद बनाने के लिए एक बार तो इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, ये 2 और 2 4 हो गया, और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई √xr+2 और राइट हैंड साइड 4 का वर्गमूल 2, और अब ये √xr+2 ये हो गया r+1 पद, जैसा कि हमें क्रमागत संबंध दे रखा है, और ये लेस देन 2। तो r पद 2 से छोटा होने पर r+1 पद भी 2 से छोटा हो गया, और उससे पहले प्रथम पद 2 से छोटा था। अतः गणितीय आगमन से सिद्ध हुआ कि सभी पद 2 से छोटे हैं, सभी पद 2 से छोटे हैं। और जब सभी पद 2 से छोटे हैं तो 2 इस अनुक्रम का अपर बाउंड हो गया, और ये अनुक्रम अपर बाउंडेड भी हो गया। लोअर बाउंडेड पहले हो गया था, तो दोनों तरफ से बाउंडेड हो गया। अब क्योंकि सीक्वेंस xn एकदिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध है, अतः अभिसारी होगा। ये अभिसारी हो गया। अभिसारी होने के बाद इसकी सीमा, तो सीमा फिर हम कन्वर्जेंट तो प्रूव हो ही चुका है, अब हम ये प्रूव कर दें आसानी से कि इस अनुक्रम की लिमिट 2 होगी। तो ये बात प्रूव करने के लिए मान लिया कि सीक्वेंस xn की सीमा l है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ xn = l। xn अनुक्रम की सीमा l है।
अगर एक्स एन की एल है तो एक्स एन प्लस वन की भी एल होती है। ये कैसे है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लें। जैसे हम कहें कि सीक्वेंस एक्स एन एल को कन्वर्ज हो रहा है, तो सीक्वेंस एक्स एन के पद क्या हैं, एन बराबर 1 2 3 4 रखते जाएँ तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है एल को। तो फिर सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन क्या होगा, अगर सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन में एन बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाएँ तो ये आएंगे x2, एन बराबर 1 रखने पर x2 आएगा, x3 x4 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस भी वही सीक्वेंस है और इसलिए एल को ही कन्वर्ज होगा। मोर प्रिसाइजली अगर बोलें तो इस सीक्वेंस का उपानुक्रम हो जाएगा, क्योंकि एक पद कम है। और ये भी हमने प्रूव किया है कि मुख्य अनुक्रम की जो सीमा होती है हर उपानुक्रम की भी वही सीमा होती है। या इस बात को ऐसे याद रख लें कि सीक्वेंस के प्रारंभ में कुछ पद हटा दिए जाएं सीमित संख्या में, या कुछ सीमित संख्या में नए पद बढ़ा दिए जाएं, तो सीक्वेंस के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट था और उसकी सीमा एल है और उसमें से हम पहले 2 पद छोड़ दें तो जो अनुक्रम बचेगा वो भी कन्वर्जेंट रहेगा, उसकी भी सीमा एल रहेगी। या शुरू में 2 4 पद और नए बढ़ा दें और बाकी पद वही रखें तो भी उस अनुक्रम के अभिसरण पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभिसरण यानी उसका कन्वर्जेंस या उसकी सीमा अनुक्रम के पदों की अल्टीमेट सिचुएशन से तय होती है कि ये पद अल्टीमेटली किस ओर जा रहे हैं। तो प्रारंभ में चेंजेस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीक्वेंस एक्स एन की जो सीमा होगी वही एक्स एन प्लस वन की होगी। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन अगर एल है तो फिर लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वन भी एल होगा। एक्स एन प्लस वन ही नहीं, अगर हमें आवश्यकता पड़े तो और भी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस 10, ये भी एल ही होगा अगर एक्स एन की सीमा एल है। तो अगर इसको हम अनुक्रम को देखें तो ये पद एन बराबर 1 रखने पर एक्स 11 आएगा, तो ये अनुक्रम एक्स 11 एक्स 12 एक्स 13 एक्स 14 एक्स 15 से शुरू हो रहा है, तो सीमा यही होगी, ये उपानुक्रम बन जाती है। इवन अगर हम कहें कि एक्स 2n प्लस 7, इस अनुक्रम की भी लिमिट एल हो जाएगी अगर एक्स एन की एल है, तो इससे अनुक्रम का एक उपानुक्रम बनता है। अगर हम इसमें अनुक्रम के पद देखें कौन सा अनुक्रम बनेगा, तो n बराबर 1 रखने पर ही हो जाएगा x9, n बराबर 2 रखने पर हो जाएगा x11, n बराबर 3 रखने पर हो जाएगा x13 एंड सो ऑन। ये भी उस मुख्य अनुक्रम का उपानुक्रम है, तो इसकी भी सीमा l होगी। तो इस तरह से xn की जो सीमा है वही xn प्लस वन की होती है। तो मान लिया कि अनुक्रम xn की सीमा l है, अर्थात लिमिट ऑफ xn बराबर l, देन तब लिमिट ऑफ xn प्लस वन भी l होगा। अब जो क्रमागत पदों में संबंध दे रखा है वो लिखा, लिमिट xn प्लस वन बराबर अंडर रूट xn प्लस 2, और इसके दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दी। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn प्लस वन, और राइट हैंड साइड में यहाँ लिमिट लगेगी और वो लिमिट फिर अंदर ले लेंगे रूट के अंदर, और रूट के अंदर ले लेंगे तो क्योंकि 2 तो सेकंड टर्म है, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो लिमिट केवल फर्स्ट टर्म xn पे लग जाएगी। तो इसके दोनों तरफ लिमिट लगा दी। अब लिमिट ऑफ xn की जगह l रख दिया और लिमिट ऑफ xn प्लस वन की जगह भी l रख दिया, तो l में ये संबंध आ गया। इसे सॉल्व करके l की वैल्यू निकाल लें, एक बार वर्क कर दें दोनों तरफ, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा। राइट हैंड साइड के पदों को भी लेफ्ट में ले लें, तो l स्क्वायर माइनस l माइनस 2 बराबर 0। ये त्रिपदी रूप में इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे l माइनस 2 l प्लस 1, तो ये टर्म बन जाएगी, 2 फैक्टर हो जाएंगे बराबर 0। 2 फैक्टरों का गुणनफल 0 के बराबर हो तो कोई ना कोई एक 0 के बराबर होता है। l प्लस 1 वाला फैक्टर 0 के बराबर नहीं होगा, वो हम कारण दे दें। और वो कारण यह है, जैसे इस सीक्वेंस की नेचर को अगर हम देखें संख्या रेखा पर, तो इस सीक्वेंस का पहला पद x1 जो है वो 1 है, दूसरा पद x2 अंडर रूट 3 है, और इसके बाद पद बढ़ते जा रहे हैं। यानी प्रथम पद 1 और उसके बाद ये वर्धमान अनुक्रम है, और 0 यहाँ होगा 1 से छोटा। तो प्रथम पद 1 है और अनुक्रम के पद इधर जा रहे हैं, तो अनुक्रम की सीमा इधर ही होगी, 0 से कम नहीं होगी, यानी नेगेटिव नहीं होगी। या शॉर्ट में इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर अनुक्रम के सारे पद धनात्मक हैं तो फिर उसकी सीमा भी धनात्मक होती है। तो क्योंकि प्रथम पद धनात्मक है और अनुक्रम xn वर्धमान है, अतः सीमा जो है l वो नेगेटिव नहीं हो सकती। l कैन नॉट बी इक्वल टू -1, और l का मान जब -1 नहीं हो सकता तो l प्लस 1 का मान 0 नहीं हो सकता। तो ये वाला फैक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं होगा तो फिर यही 0 होगा, यानी l माइनस 2 बराबर 0, और इसलिए l बराबर 2। इस तरह से सिद्ध हो गया। जब हमने माना कि अनुक्रम की सीमा l है तो l का मान 2 आ गया, अतः हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस xn 2 को अभिसरित होती है।
तो यहाँ पर हमने गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करके अनुक्रम को एकदिष्ट वर्धमान प्रूव किया, ऊपरी परिबद्ध प्रूव किया, और उससे तो अभिसारी सिद्ध हो गया, और फिर सीमा इस पर्टिकुलर तरीके से निकाल दी। तो फाइनली ये प्रूव हो गया कि ये सीक्वेंस 2 को कन्वर्ज होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।